सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 4। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया। अंग्रेज भारत से कच्चा माल सूत कपास ले जाते थे तथा मशीनों से माल तैयार करते थे, जो कि हाथ से बने सामान से अच्छा व एवं सस्ता होता था। वह तैयार माल को ज़्यादा दाम में बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योगों के समक्ष टिक नहीं पाए, इसलिए भारतीय उद्योग धंधों का विनाश होने लगा। निम्नलिखित विषयों पर संक्षेप में लिखिए। नंबर 1, चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी। यानी अंग्रेज सरकार ने कुछ एक्ट बनाए, एक्ट मीन्स कानून बनाए, वो निम्नलिखित हैं। चार्टर एक्ट 1793 नंबर। इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। नंबर 2, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। इस एक्ट के द्वारा चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश वासियों को भारत से व्यापार की स्वतंत्रता मिली। भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का भी कार्य रह गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छिन गया। चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए, जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे। परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की। बंगाल का दोहरा शासन। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था चालू की। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व नहीं, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं। इसी दौरान 1769-70 ईस्वी में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाइयाँ और भी बढ़ गई थीं। जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे थे। स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन स्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता
जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने, बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीनने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। शिक्षा और सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृत की जानकारी कराना था। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वे यह मानते थे कि भारतीय नए ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी आदि को सीखें, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की। उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को फैलाने की योजना बनाई। फलतः सन 1835 ईस्वी में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ती गई। रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। महलवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूहों के स्वामियों से वसूल की जाती थी। ये समूह महल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महलवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी।